हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि सिंह। स्वागत है आप सभी का सिलेक्शन गुरुकुल चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पर्यावरण अध्ययन, जो कि आपके सीटेट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यूपी टेट के एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और बाकी जो भी एग्जाम आप देते हैं, जैसे कि कोई वनडे एग्जाम देते हैं या फिर जहाँ जहाँ भी इन्वायरमेंट पूछा जाता है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन मुख्यतः यह एनसीईआरटी का है और यह सीटेट के लिए जो इन्वायरमेंट 30 नंबर का आता है उसके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अच्छे से इसको पढ़ लेते हैं, आप अपने एग्जाम में 30 में से 30 नंबर ला सकते हैं और 90 नंबर लाकर जनरल कैटेगरी से आप सीटेट हो या यूपी टेट हो, आप अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि क्वालिफाई करने के बाद ही कोई भी भर्ती अगर आती है, अगर सुपर टेट की आती है तो उसमें भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। और कोई भी ऐसी भर्ती जैसे केबीएस है, एनबीएस है या फिर बिहार का भी, जिन लोगों ने सीटेट क्वालिफाई किया होगा वही लोग जो है फॉर्म भर पाएंगे किसी वैकेंसी की। ठीक है, हम ये सारा जो है ईवीएस है उसको आज एक 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 करके एक एक टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक पढ़ लेने के बाद जब दूसरी वीडियो आएगी या फिर इसमें हम लोग बता देंगे या मैं बता दूंगी कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, क्या क्या है आप लोग देखिए पहले कि ये सारे जो है जानवर के बारे में, बाघ के बारे में और बबूल, ये सब जो है कि पूछा जाता है। जब हम लोग भी तैयारी कर रहे थे तो बहुत ही कम समय में हम लोगों ने इन्वायरमेंट पढ़ा, सीडीपी पढ़ा। ये स्कोरिंग नंबर होता है, चाहे जैसे कि हिंदी पेडागोगी है, ये सारी चीज़ें स्कोरिंग होती है। अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको डरने की जरूरत नहीं है। 1 डेढ़ महीने में ही आप अच्छे से तैयारी करके अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं, शुरू करते हैं क्लास। सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं जानवर के बारे में। ठीक है, तो नहीं है क्या? जैसे यहाँ पर देखिए ये बाघ है, इसका फोटो लगा हुआ है। जानवरों की क्या क्या विशेषता होती है, तो जानवरों में देखिए, अब दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, तो जानवरों की खाल पर जो डिजाइन होते हैं वह उनके बालों के रंग के कारण होते हैं। यानी जब भी हम लोग देखते हैं ना कि जानवर के जो खाल हैं शरीर पर, तो वो जो बालों के वजह से वो खाल और वो डिजाइन होता है, तो ये उनके बालों के रंग के कारण होते हैं। यानी जो खाल पर जो डिजाइन हम लोगों को दिखता है वो जो है बालों के रंग के कारण होता है। तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि जानवरों के खाल पर जो डिजाइन होते हैं वह उनके बालों के कारण मतलब किसके कारण होते हैं, यह आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो उसका हो जाएगा आंसर बालों के रंग के कारण होते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि स्किन के कारण ऐसा होता है, तो ऐसा नहीं होता है। जो बालों का रंग होता है उनके त्वचा पर, उसके कारण डिजाइन बना होता है। दिन में जागने वाले जानवर आमतौर पर कुछ रंग ही देख पाते हैं। यानी जो जानवर दिन में जागते हैं वो कुछ कलर्स तो देख सकते हैं लेकिन कुछ कलर्स वो नहीं देख सकते हैं। जैसे कि दिन में मैक्सिमम जानवर तो दिन में ही जागते हैं, कुछ रात में भी जागते हैं, जैसे कि चमगादड़ हो गया और सारे उल्लू हो गया, उसको रात में दिखता भी है। तो उन उन उसकी क्या क्या विशेषता है उन लोगों की, वो भी हम एक एक करके पढ़ेंगे। और रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काली ही देखते हैं। यानी हम लोग को लगता है ना कि सारे कलर वो देखते होंगे जो रात में देख पाते हैं, जैसे कि उल्लू है, चमगादड़ है, तो वो सारे कलर नहीं, उनको हर चीज जो है सफेद दिखती है या काली दिखती है। ठीक है, तो रात में जागने वाले जानवरों की विशेषता क्या है? तो रात में जागने वाले जानवरों की विशेषता ये है कि उन्हें हर चीज सफेद और काली दिखती है। और जो दिन में जागते हैं उनको क्या होता है कि कुछ ही रंग देख पाते हैं। यानी जानवरों को मनुष्य की तरह सभी रंग नहीं दिखाई देते हैं। जैसे हम लोग हर चीज में डिफरेंस कर पा रहे हैं, हर कलर में कर पा रहे हैं, वैसे जानवरों में नहीं होता है। वो रात में अगर जाग रहे हैं तो काली और सफेद में देखेंगे, दिन में अगर जाग रहे हैं तो कुछ कुछ रंग जो उनको दिखता है वही देख पाएंगे। यानी हम लोगों की तरह हर कलर उनको नहीं दिखेगा। ठीक है, अगला क्या है? बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे छिपकली। यानी कि किसी किसी मौसम में जो है वो सो जाती है छिपकली। ठीक है, और वो भी किस कैसे? खास मौसम में लंबी गहरी नींद में, यानी कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए लंबी गहरी नींद में कुछ कुछ मौसम में छिपकली सो जाती है। ठीक है, कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से पहले कुछ देर पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। यानी आप लोगों ने सुना होगा कि कुत्ते, बिल्ली या कोई भी जानवर है, जब कुछ होने वाला रहता है, चक्रवात, तूफान, ऐसे भूकंप आने वाला रहता है, तब दौड़ने लगते हैं, भागने लगते हैं, कुछ ना कुछ करने लगते हैं। तो जो लोग जैसे कि जो ट्राइबल्स है, आदिवासी हैं, उन लोगों को वो लोग जान जाते हैं, जैसे कि वो लोग उसी
वातावरण में रहते हैं, जंगलों के आसपास रहते हैं या जंगलों में कुछ लोग रहते हैं और जानवरों के साथ रहते हैं, तो उन लोगों को समझ में आ जाता है कि कुछ ना कुछ होने वाला है, प्राकृतिक रूप से कोई घटना होने वाली है। तो वो लोग हरकतें कुछ ना कुछ करने लगते हैं, जिससे कि आइडिया लग जाता है, जो लोग जंगल में रहते हैं कि कुछ होने वाला है, ठीक। अगला, अब हम पढ़ लेते हैं बाघ के बारे में। बाघ की क्या विशेषता है, ठीक है? इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। तो बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर। अब देखिए बाघ की क्या क्वालिटी है, अंधेरे में वो हम लोगों से 6 गुना बेहतर देख सकता है, ठीक है? 6 गुना बेहतर, यानी हम लोगों को जितना दिख रहा है वो अंधेरे में 6 गुना उससे बेहतर देख सकता है। 6 गुना बेहतर अंधेरे में हमसे, हम लोगों से, यानी मनुष्यों से 6 गुना बेहतर वो देख सकता है। बाघ की मूंडें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है और इससे वो अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेता है। देखिए बाघ इसीलिए लोग बोलते हैं कि बहुत ही डेंजरस होता है, आसपास रहना भी नहीं चाहिए। जो बाघ की जो मुंडे हैं वो हवा में कंपन को भांप लेती हैं, यानी उन्हें पता चल जाता है कि कोई कोई है अगर कहीं पे, तो वो अगर सर हिला रहा है, कुछ हो रहा है, तो वो उस कंपन से भांप लेते हैं दूर से ही, तो वो अपना शिकार कर लेते हैं। देखिए क्या विशेषता है और कितने डेंजरस होते हैं ये बाघ। इसीलिए लोग बोलते हैं कि बाघ के आसपास जानबूझ के कुछ ऐसी हरकत नहीं करना चाहिए वो आपको अपना शिकार बना ले। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है, दूसरा बाघ इस गंध को तुरंत पहचान लेता है। यानी देखिए जानवरों में ये भी क्वालिटी है, कई सारे ऐसे आपको जानवर या पक्षियां मिलेंगी जिससे कि वो लोग अपनी सुगंध से, किसी चीज की सुगंध से या फिर ये यूरिन के सुगंध से वो लोग पहचान जाते हैं कि मेरे परिवार का कोई सदस्य या मेरा कोई साथी इस एरिया में आया था। तो वो सुगंध होता है जो गंध छोड़ता है का यूरिन, इससे बाघ जो है जान जाते हैं कि इस इलाके में कौन आया था या फिर कहाँ पर है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलते रहता है, ये रहेगा बदलते रहता है, ठीक। मिस्टेक, बदलता रहता है, ठीक है। बाघ जो है क्या करता है, मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है, यानी जैसे जैसे उसको जरूरत पड़ती है उसकी आवाज बदलती रहती है। हम लोगों ने 2 टॉपिक पढ़ा, एक हो गया ये जानवर, जानवरों की क्या क्या विशेषता होती है, यानी जानवरों की खाल पर जो डिजाइन होता है किसके कारण होता है, वो बाल के कारण होता है, ठीक है, बालों के रंग के कारण होता है। दिन में जागने वाले जानवर आमतौर पर कुछ रंग देख पाते हैं, रात में जागने वाले सफेद और काली। ये सारे स्टेटमेंट है वो आपको याद करना पड़ेगा। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे कि छिपकली जो है किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चली जाती है। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ देर पहले अजीब हरकतें। ये हम लोगों ने कुछ जानवरों की विशेषता देख ली और ये बाघ की विशेषता देख ली जो कि आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। अगला क्या है, बाघ का ये दूसरा पार्ट है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है, यानी जब बाघ गुर्राता है तो 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम भी जाते हैं, यानी जो बाघ का कान होता है वो आवाज सुनने के लिए इधर उधर घूम भी जाता है। सोचिए हम लोगों का कान तो नहीं घूमता है लेकिन बाघ का जो कान है वो घूम जाता है सुनने के लिए, और 3 किलोमीटर तक इसका गुर्राना जो है 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। तो कितना खतरनाक है बाघ। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी, अच्छा ये हाथी वाली विशेषता है इसमें आ गया है, ठीक है, ये हाथी का है, हाथी की विशेषता है, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। ये सभी जो है आपके जानवरों की विशेषता है, हाथी की विशेषता, ठीक है। ये जो हो गया हमारा झुंड की जो सबसे बड़ी हथनी होती है, बुजुर्ग होती है, यानी जिसकी उम्र सबसे ज्यादा होती है, वो क्या करती है, पूरे झुंड की नेता होती है, यानी जो लीडर होता है। जैसे हम लोग के घरों में होता है ना, जो सबसे ज्यादा बुजुर्ग है वो घर का मुखिया होता है, वैसे हाथियों में भी ऐसा होता है। देखिए कितने समझदार हैं सारे जानवर कि हाथी भी, मतलब जो सबसे बुजुर्ग है हथनी, वो भी महिला, मतलब ये फीमेल होती है यानी हथनी होती है।
जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है झुंड में, वो क्या होती है, नेता यानी लीडर होती है। वो सबका नेतृत्व करती है, जो कहती है वही होता है। और क्या, इस झुंड में 10 या 12 हथनी और बाकी बच्चे होते हैं, यानी कि 10 और 12 हथनी और बाकी बच्चे होते हैं हाथियों के झुंड में। ठीक। और 14-15 साल तक हाथी इस झुंड में रहता है, फिर वह झुंड छोड़कर चला जाता है। यानी 14 से 15 साल तक रहते हैं ये लोग एक झुंड में, उसके बाद ये लोग झुंड छोड़कर चले जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। जैसे कि परिवार में भी होता है ना, कि कुछ समय तक लोग साथ रहते हैं, उसके बाद अलग हो जाते हैं। वैसे इस झुंड में, हाथियों में भी ऐसा हो रहा है कि जो बुजुर्ग हथनी है वो झुंड की नेता होती है, यानी ग्रुप की वो नेतृत्व करती है, लीडर होती है। और 10-12 हथनी बाकी बच्चे होते हैं, यानी बच्चे भी उनके होते हैं, 10-12 हथनी होते हैं। तो ये हाथी की विशेषता हो गई आप लोगों की। और बाघ का हम लोगों ने देख लिया, ये हमारा हो गया। अब क्या है, अब लंगूर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, आप लोगों को यही सब पढ़ना है पेट के इन्वायरमेंट के लिए। लंगूर, ये तो बंदर का इमेज है, लंगूर तो ये नहीं लग रहा है तो लंगूर मान लीजिए, लंगूर, इसकी विशेषता पढ़नी है। ठीक है, देखिए, जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपने आसपास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है और उन्हें चौकन्ना करता है। यानी जो लंगूर होता है, हम लोग बोलते हैं ना लंगूर है, इसको क्या दिमाग होगा, उसके पास भी दिमाग है। यानी जब भी कोई किसी प्रॉब्लम में वो फंसता है, तो एक खास प्रकार का वो आवाज निकालता है। कोई भी मुसीबत उसको जब दिखती है, तो आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। जैसे कि कुछ टीनेजर्स, छोटे बच्चे कुछ होते हैं, करते हैं अपने ग्रुप में बुलाने के लिए, कुछ सिटी मारते हैं, कुछ कुछ आवाज निकालते हैं। वो लंगूर भी ये काम कर रहा है। ठीक है, वो कुछ खास आवाज निकालता है और जो अपने ग्रुप के लोग हैं उनको संदेश वो देता है। जैसे आप लोग भी जब छोटे रहे होंगे तो कर रहे होंगे ऐसा, और चौकन्ना कर देता है जब भी कोई प्रॉब्लम आती है। ये मगरमच्छ का है। मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। ऐसा होता है, लोग कहते हैं मगरमच्छ के भी कान होते हैं, तो सच में होते हैं। यहाँ पर देखिए, ये एनसीईआरटी का कंटेंट है और ये मतलब ऑथेंटिक है। तो उसके कान होते हैं लेकिन दिखते नहीं है, बहुत छिद्र जैसे कान होते हैं। मान लीजिए अगर कान यहाँ पे ऐसा हो भी, छिद्र जैसा ऐसे, तो कहाँ से दिखाई देगा। तो मगरमच्छ के भी छोटे कान होते हैं, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। और छोटे छेद जैसे कान होते हैं लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। और ये छिपकली की क्या विशेषता है, छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं। यानी मगरमच्छ के भी थोड़ा सा छिद्र होता है, और छिपकली का भी कान होता है, उसका भी थोड़ा सा छिद्र होता है, यानी कान होते हैं इन लोगों के पास भी। ठीक है, और लंगूर क्या हो गया कि ये अलग तरह की आवाज निकालता है, जिससे कि उनके साथ इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक। और सांप के बारे में, ये सांप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ और पढ़ेंगे। ठीक। तो सांप के बारे में क्या विशेषता है, जब सांप किसी को काटता है तो उसके दो खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। पता है, जब सांप काटता है तो जो उसके अंदर दो खोखले जहर वाले दांत होते हैं अंदर, उसी में जहर भरा होता है। तो जब सांप काटता है ना, तो वो जो उसमें से जहर जो है निकल के, जिसको वो काटता है, उसमें वो चला जाता, उसमें वो जब तक डाल नहीं देगा वो जहर अपना विष अपना, तब तक वो छोड़ेगा नहीं। जब जब भी सांप काटता है तो वो जल्दी छोड़ता नहीं है, क्योंकि उसके दांत में जो जहर भरा होता है, जो विष भरा होता है, वो उसको उसमें उलट देता है। ठीक है, सांप की ये विशेषता है। दो खोखले दांत होते हैं, एक इधर एक इधर। और एक जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को इस जहर से सीरम नाम की दवाई दी जाती है, जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। यानी लोहा लोहा को काटता है, जहर जहर को काटता है, तो सांप के ही जहर से वो दवाई बनाई जाती है, सीरम नाम की दवाई। और इस जहर से बचने के लिए वही जो है व्यक्ति को दिया जाता है, कि वो सांप काटा है वो बच जाए। सांप के दांत नुकीले होते हैं, लेकिन वह अपने शिकार को चबा कर नहीं खाता, बल्कि पूरा निगल जाता है। सांप जो है, देखते होंगे आप लोग ना, निगल जाता है। बड़े बड़े सांप होते हैं, कितने बड़े बड़े जानवरों को निगल जाते हैं। ठीक है, सांप के दांत नुकीले होते हैं, यानी ये भी आप लोग याद रखेंगे। जो इसका दांत है वो क्या होता है, नुकीला होता है। अपने शिकार को लेकिन वो चबा के नहीं खाता है, बल्कि वो जो है निगल जाता है पूरा अंदर।
सांप के बाहरी कान नहीं होते, वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है। अब यहाँ देखिए, मगरमच्छ के तो कान होते हैं, छिपकली के भी होते हैं, लेकिन सांप के कान नहीं होते हैं। यानी वो जब जमीन पर रेंगते हुए चलता है तो वहां पर अगर कोई चल रहा है तो वो जो है उस वाइब्रेशन से क्या करता है, भाप जाता है कि कोई है आसपास। ठीक है, वो जो कंपन होता है उससे वो जान जाता है। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं। ठीक, सांप के बाहरी कान होते हैं, वो किससे जान जाता है, कंपन को ही सुन पाता है। ऐसे डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, कान होते हैं नहीं होते हैं, किससे वो जान पाता है किसी को, सब कुछ है। तो जहर से बचने के लिए कौन सी दवा दी जाती है, ये सब कुछ, जो दवा बनता है, जो सीरम बनता है वो किससे बनता है, ऐसे आपको पूछ देगा एग्जाम में। ठीक है, सपेरों को कालवेलिया भी कहते हैं। यानी कालवेलिया किसे कहते हैं, सपेरों को कहते हैं। कालवेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। यानी कालवेलिया नाच शायद राजस्थान का है ना, तो वहां पे जो सांप जैसी मुद्राएं होती है वैसी मुद्रा करते हैं। यानी सपेरों को क्या बोला जाता है, कालवेलिया, और ये कहीं का नृत्य है। ठीक, और इंग्लिश में भी है, व्हेन अ स्नेक बाइट समवन इट्स टू होलो पॉइजन टीथ काज पॉइजन इन दैट पर्सन्स बॉडी। यानी जब वो काटता है पर्सन, किसी व्यक्ति के बॉडी में अपना जहर उगल देता है। ठीक, हो गया। अगला क्या है, डॉग, कुत्ते के बारे में पढ़ना है। डॉग यहाँ पर दिख रहा है। कुत्तों की गलियों में अपनी जगह बटी हुई होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। यानी जो कुत्ते होते हैं उनकी भी ग्रुपिंग होती है, किस गली में कौन से ग्रुप के कुत्ते रहेंगे, किस गली में कौन से ग्रुप के कुत्ते रहेंगे, ये सब कुछ जो है बटा होता है। और कुत्ते भी, जैसे कि बाघ जो है यूरिन से पहचान जा रहा था कि कौन सा उसका ग्रुप का कौन आया था, उसके परिवार का कौन आया था उस इलाके में, वैसे कुत्ते भी जो है जान जाते हैं। तो गलियों में अपनी जगह, यानी उनकी अपनी जगह बटी होती है। यानी देखते होंगे किसी और गली का कुत्ता जो है किसी और गली में जाता है तो बहुत ज्यादा शोर करने लगते हैं, भौंकने लगते हैं कुत्ते। तो इनकी जो गलियों में जो जगह होती है वो बटी हुई होती है। ठीक है, और एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान जाता है। बताइए, जो मल मूत्र होता है उसकी गंध से जो है कुत्ते जान जाते हैं कि किसी बाहर का कुत्ता आया है उनकी गली में या फिर उसी गली का कुत्ता है। डॉग के बारे में इतना हो गया। अब हम पढ़ लेते हैं मच्छर, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मच्छर की क्या क्या विशेषता है। मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढते हैं। यानी देखते होंगे आप लोगों को मच्छर काटता ही होगा, तो वो कैसे हमें ढूंढ लेते हैं, यानी कैसे जानते हैं कि इनके इनको काटना है, उनके बॉडी पे जाना है, कैसे, यानी जो उनको पसंद आता है उसे वो काटते हैं। तो जो पैरों के तलवे होते हैं उससे और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। यानी गर्मी होती होगी, उससे कुछ गंध आता होगा, उससे जो है मच्छर क्या करते हैं, ढूंढ लेते हैं, और पैरों की तलवों से भी वो खोज लेते हैं। ऐसे हम लोगों को मच्छर काटता है। मच्छर क्या करते हैं, पानी में अंडे देते हैं। ठीक है, पानी में अंडे कौन देते हैं, देते हैं, आपके पेपर में ये पूछ लेगा। डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया बीमारी मच्छरों के द्वारा फैलती है। यानी मच्छरों के काटने से कौन कौन सी बीमारी फैलती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपसे पूछ लेगा कि कौन कौन सी बीमारी, तो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारी मच्छरों के द्वारा फैलती है। और डेंगू किससे होता है, मलेरिया एनाफ्लीज नामक जब मादा मच्छर काटती है तो उससे हो जाता है डेंगू। ये मच्छरों का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कुछ, हाँ यहाँ पर भी है इसका कंटेंट। हम लोगों ने ये पढ़ा, मच्छर पानी में अंडे देते हैं, इनके काटने से डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया नामक बीमारी होती है। और कैसे हमको ढूंढते हैं, तो पैरों के तलवे से हमें ढूंढ लेते हैं और शरीर की गर्मी से। ये हो गया, डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया होता है। और भी है इसका, अ, हाँ यहाँ पर। ठीक है, और क्या होता है, रुके हुए पानी में या इकट्ठा हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं। इसलिए मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में क्या डालना उचित रहता है, तेल। जैसे कि बरसात वगैरह में आप लोग देखते होंगे कि बहुत जो है पानी इकट्ठा कहीं हो जाता है तो मच्छर कितने उत्पन्न हो जाते हैं, बहुत ज्यादा, उन लोगों का संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाता है।
उसको रोकने के लिए यानी रिप्रोडक्शन को रोकने के लिए मच्छरों के पानी में जो है तेल डाल दिया जाता है, जिससे कि पृष्ठ तनाव होता है, इकट्ठा हो जाए जगह जगह तेल, तो वहाँ पे मच्छर जो है पानी में रुक ना पाए, वो उड़ जाए, क्योंकि वो इकट्ठा होंगे बहुत ज़्यादा मच्छर, फिर अंडे देंगे तो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इससे क्या होता है, जब हम तेल डाल देते हैं पानी में, इससे पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। क्या होता है, पृष्ठ तनाव जो है हमारा कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है। यानी जब कहीं तेल रहेगा तो पानी अच्छे से इधर उधर जा नहीं पाएगा, जो पृष्ठ तनाव है वो कम हो जाएगा, तो जो ऑक्सीजन है वो जा नहीं पाएगा पानी में अच्छे से, तो मच्छर जो रहेंगे वो मर जाएंगे, उनका जो लार्वा है वो मर जाएगा। लार्वा अंडे से ही रहता है ना, लार्वा से ही अंडा रहता है, उसमें क्या होगा, वो लार्वा मर जाएगा तो जो मच्छर जो बच्चे है वो भी मर जाएगा, तो इससे जो है मच्छर का जो संख्या है वो कम हो जाएगा, और मलेरिया और डेंगू और क्या बोलते हैं चिकनगुनिया, इससे जो है बचने में मदद मिलेगी। तो कहीं भी देखना चाहिए, बरसात आए जब भी, तो कहीं भी देखना चाहिए पानी वानी कहीं इकट्ठा हो तो उसको नहीं, इकट्ठा नहीं करना चाहिए, और जहाँ पे जरूरी है वहाँ पे थोड़ा सा तेल डाल दीजिए, जिससे पृष्ठ तनाव कम हो जाए और वहाँ पे मच्छर पैदा ना हो, बीमारियों से बचना है। तो अब यहाँ पे ये पक्षी है, ये टॉपिक, ठीक है, क्या है, पक्षी, ये हमारा टॉपिक है। पक्षियों की क्या विशेषता है, पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीजों को एक साथ देख लेते हैं। यानी देखिए, पक्षियां क्या करती हैं, एक ही समय में अपने दोनों आंखों से अलग अलग चीजों को एक साथ देख लेते हैं। यानी ये इनकी विशेषता होती है कि वो एक साथ दो चीजों को देख सकती हैं पक्षियां, यानी उन पर नजर डाल लेते हैं। जब अलग अलग चीजों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ जाता है। यानी जब ये लोग अलग अलग चीजों पर केंद्रित करते हैं, उनको देखने का जो एरिया है, जो दूरी है, वो बढ़ जाता है। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तो दोनों आंखें एक ही चीज पर होती है। यानी जब पक्षी जो है एकदम सामने देख रहा है तो एक ही चीज पर उनकी आंखें होती हैं। आप लोगों ने पक्षियों को देखा भी होगा, एक आंख इधर होता है, एक आंख इधर होता है, तो दो अलग अलग चीजों पर वो इधर इधर देख सकती हैं। लेकिन जब वो सामने देख रही है तो उसका जो है दोनों आंख जो है एक ही चीज पर फोकस कर रहा है, ठीक है। ये पक्षियों की विशेषता हो गई कि दो अलग अलग चीजों को एक साथ देख लेते हैं, यानी उन पर नजर डाल लेते हैं जब अलग अलग चीजों पर केंद्रित करते हैं, और उनके देखने का जो दायरा है वो जो है बढ़ जाता है, और सामने देखने पर इनकी दोनों आंखें यही चीज पर होती है। ये पक्षियों से संबंधित हो गया या मच्छर से संबंधित हो गया, इतनी सारी चीजें। बाघ का हमने पढ़ लिया और कुत्ते का पढ़ लिया, ये सारी, और लंगूर का भी हम लोगों ने पढ़ा है। ये कई सारे टॉपिक आपके एक ही वीडियो में क्लियर हो जा रहा है, जिससे कि जब प्रैक्टिस सेट लगवाया जाए एनवायरनमेंट से संबंधित तो आप लोगों को हेल्प मिले, क्योंकि ये सारा जो कंटेंट है वो बहुत अच्छा है और एज इट इज एग्जाम में पूछा जाएगा। जब प्रैक्टिस सेट में लगवाऊंगी तो आप देख सकते हैं कि कितना फ़ायदा आप लोगों को होने वाला है। और पेडागॉगी का जो है वो भी चैनल पर कई सारे वीडियो पढ़ चुके हैं, जिन पियाजे की थियरी है, बाकी सारी थियरी है, टेट का जो प्रीवियस ईयर पेपर है, यूपी टेट का भी है, उसको भी आप लोग जा करके जरूर देखें। ज्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, वह अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखती हैं। यानी हमारी आंखें देखिए इधर उधर घूम जाती है ना, लेकिन पक्षियों का जो है जब कहीं भी देखना होता है तो वो लोग अपना गर्दन घुमाती हैं, क्योंकि उनकी आंखों की जो पुतली है वो घूम नहीं सकती है, ठीक है। आंखों की पुतली पक्षियों की किसकी नहीं घूम सकती है, तो पक्षियों की नहीं घूम सकती है। पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और उन्हें गर्माहट भी देते हैं। यानी जो पंख होता है उसी से तो पक्षी उड़ते हैं, और उनको एक काम और होता है कि गर्माहट भी देते हैं। उनके नए पंख आते रहते हैं और पुराने झड़ते रहते हैं। यानी जो पक्षी होते हैं देखते होंगे कहीं कहीं उड़ा रहता है, गिरा रहता है उनके पंख का कोई कोई बाल वाल और टुकड़ा, ठीक है। तो वो जो पुराना वाला है वो हटता रहता है और नया वाला जो है पंख आता रहता है। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाजें, यानी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग, यानी जितने प्रकार का खतरा उतनी प्रकार की आवाजें। कितने होशियार ये पक्षी भी हैं। आगे हम लोग कौवा ववा के बारे में पढ़ेंगे, कोयल के बारे में पढ़ेंगे, तो आप लोग देखेंगे कि जो कौवा है वो कोयल के कहने पे सब कुछ करता है, घोंसला वही बनाता है, सब कुछ वही करता है। तो एनवायरमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सीटेट का जो सिलेबस है, यूपी टेट का थोड़ा अलग है, उसमें पूरा जीके जीएस है, एनवायरमेंट भी है लेकिन जीके जीएस भी है। लेकिन जो सीटेट का जो पर्यावरण है वो पर्यावरण से ही संबंधित है, जानवरों से संबंधित है, पेड़ पौधे और बाकी कुछ विशेष व्यक्तियों से संबंधित है जिन लोगों ने कुछ किया है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, कोई मुक्केबाज है,
ऐसी अरुणिमा सिन्हा है, इन लोगों के बारे में, जिन लोगों ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, ऐसे लोग हैं के बारे में भी पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट है और हमारे किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये देखिए, पक्षी जो है अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाजें निकालते हैं। जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज, और जमीन पर चलकर, देखिए पक्षियां भी कितनी होशियार हैं कि जो उड़कर जो दुश्मन आता है उनके लिए क्या करते हैं, सब अलग आवाज निकालते हैं, और जमीन पर जो चलकर दुश्मन आता है, जमीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरी तरह का आवाज निकालते हैं। यानी पक्षियां भी ऐसा काम करती हैं। पक्षियों के कान दिखते नहीं है, लेकिन इनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं जो पंखों से ढके रहते हैं। पक्षी इन्हीं की मदद से सुनता है। यानी पक्षियों के भी कान होते हैं, लेकिन वो दिखते नहीं है, छोटे छोटे सिर के पीछे छेद होते हैं, पंखों से क्या होते हैं, ढके रहते हैं। ठीक है, तो कान किसके नहीं होते हैं, सांप के कान नहीं होते हैं, लेकिन वो कंपन से जो है जान जाता है कि कोई आ रहा है, कोई है यहाँ पे। बाकी सबके कान होते हैं, चाहे दिखे वो या फिर ना दिखे। पक्षियों की ये विशेषता है, गर्दन घुमाती है सब, और पुतली घूम नहीं सकती है। पंख उड़ने में भी मदद करता है, गर्माहट में भी मदद करता है। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज, जैसे कि अगर जमीन पर कोई चल कर आ रहा है तो अलग आवाज, और उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए अलग आवाज। ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट हो गया सारा। पक्षियों के कान होते हैं, पंखों से ढके होते हैं। ठीक है, ये क्या है, दर्जिन चिड़िया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। दर्जिन चिड़िया, तो दर्जन चिड़िया की क्या विशेषता है, अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है। यानी जो चिड़िया है दर्जन चिड़िया, वो अपने चोंच से, इसका चोंच है, से क्या करती है, पत्तों को सी लेती है। ठीक है, ये इसकी विशेषता है। मान लीजिए ऐसे ऐसे सी लेती होगी, तो उसमें एक थैली सी बना लेती है और उसमें अंडे देती है। अब देखिए ये जो दर्जन चिड़िया है, पत्तों को सिल रही है, फिर उसको एक थैले जैसे बना रही है। और आप देखते भी होंगे घोंसला कितने अच्छे से चिड़िया बनाती है, किसी पेड़ पर, किसी पौधे, मतलब बड़े पौधे पेड़ पर। तो आप देखते होंगे उन्होंने सारा काम जो है चोंच से ही अपने किया हुआ है। तो दर्जन चिड़िया भी क्या करती है, अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसमें एक थैला बनाती है, उसमें अपने अंडे देती है। इसके बाद क्या है आपका, चील, बाज और गिद्ध। इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। चील और बाज और गिद्ध की क्या विशेषता है, तो ये देखिए, चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक दूर तक देख सकते हैं। यानी लोग बोलते हैं ना कि गिद्ध की आंख है, बाज की आंख है, चील की आंख है, वो लोग बहुत खतरनाक देखते हैं, और हम लोगों से जो है 4 गुना अधिक दूर तक वे देख सकते हैं। चील की पूंछ खांचे वाली होती है, यानी जो चील की पूंछ होती है वो खांचे वाली होती है। ठीक है, गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर जगह साफ कर देता है और आकाश में ऊंचाई पर उड़ता है। तो गिद्ध बहुत ऊंचाई तक उड़ता है, और आप देखते होंगे कि जो जानवर मरते हैं वो गिद्ध उन लोगों को खा लेता है। ठीक है, चील क्या है, चील और बाज की नजर क्या होती है, हमसे 4 गुना अधिक होती है। चील की पूंछ खांचे वाली होती है। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर जगह साफ कर देता है, और आकाश में ऊंचाई पर, यानी जो गिद्ध होता है ना वो बहुत ऊंचाई तक उड़ता है। ठीक है, और इसकी जो पूंछ होती है, तो पूछा जाएगा आपके पेपर में कि किसकी पूंछ जो है खांचे वाली होती है, या फिर कौन ऐसा पक्षी है जो कि 4 गुना बेहतर, मनुष्य से जो है 4 गुना बेहतर देख सकता है। कौन है, चील भी है, बाज भी है, गिद्ध भी है। ठीक है, तो इन तीनों की ये विशेषता है। कलचिड़िया क्या होता है, कलचिड़िया पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। इनके घोंसले में पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा रहता है। यानी जो कलचिड़िया होती है वो कहाँ पर अपना बनाती है घोंसला, पत्थरों के बीच बनाती है। पत्थरों के बीच में जो है कलचिड़िया घोंसला बनाती है। इनके घोंसले में पौधे की नाजुक टहनी भी होती है, जड़ें भी होती है, ऊन भी होता है, और बाल भी होता है, रुई भी होता है, सब बिछा करके ये बनाती है। जो कलचिड़िया है वो पत्थरों के बीच अपना जो है बनाती है, और उसमें जो है बाल भी होता है, रुई भी होता है, टहनी भी होता है। ऐसी सारी चीजें जो जो मतलब घोंसले में नरम चीजें जो लगाई जा सकती हैं, वो सब कुछ जो है कलचिड़िया यूज करती है। और देखिए ये लोग अपना घर मतलब बनाने के लिए क्या क्या करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं।
चिड़िया भी, क्योंकि उसको भी तो घर चाहिए ना, उस बारिश आ रही है तो चिड़िया भी भीग रही है, जानवर भी भीग रहा है। सबसे ज्यादा जो छोटे छोटे चिड़िया हैं वो घोंसला बनाती हैं, फिर उसमें अंडे भी देती हैं, उसको सेना भी रहता है, तो अपने बच्चों को बचाने के लिए भी घोंसला बनाना पड़ता है, क्योंकि वो अंडा कहाँ देंगी, अंडे को रखने के लिए, उसको सेने के लिए तो घर तो चाहिए। तो कल चिड़िया की ये विशेषता हो गई। और वो जो है, देखिए घोंसला तो बना, छोटे छोटे ये कीड़े खाती है, यानी उसकी चोंच अंदर से लाल होती है। अ, पता नहीं कल चिड़िया है कि क्या है, लेकिन ये देखिए ये कीड़ा इसके मुंह पर ये लगा हुआ है, ठीक है, दिख रहा है, ये कीड़ा इसके मुंह पर लगा हुआ है, अंदर से जो है चोंच लाल होती है, और ये छोटे छोटे कीड़े खाती है। और कहाँ पर बनाती है, तो पत्थरों, मान लीजिए ये पत्थर है, यहाँ पर दो पत्थर है, तो उसके बीच में वो अपना घोंसला बना लेती है, ठीक है। यहाँ पे छोटे 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 छोटे, यहाँ पर जो है ऐसे जो है अंडे दे देती है। और ये जो सारा है ये पत्थर है, यहाँ पे ये जो है घोंसला है, और ये इसके अंडे हैं, ठीक है। ऐसे जो है वो अपना घोंसला बनाती है, कीड़े खाती है। कल चिड़िया जो है कीड़े खाती है, और इनकी चोंच अंदर से लाल होती है, कैसी होती है, लाल होती है। मान लीजिए इसकी चोंच जो है अंदर से लाल हो। अगला क्या है, अगला है कौवे के बारे में। अब देखिए ये मजेदार है थोड़ा। कौवा कितनी मेहनत करता है कोयल के लिए, आप लोग, कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की टहनियां जैसी चीजें भी होती हैं, यानी कौवा जो है लोहे के तार भी यूज करता है, और लकड़ी की टहनियां जो है ये घोंसला बनाने के लिए करता है। कौन करता है, तो कौवा। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, यानी जो ऊंचा डाल होता है, यानी कौवे के घोंसले, आप लोग कौवों को नीचे नहीं देखते होंगे, ऊपर देखते होंगे, जो ऊंची डाल है उस पर जो है वो घोंसला बनाता है। और कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर बनाता है, ठीक है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाते, वो कौवे के घोंसले में अंडे देती है। यहाँ पर भी जो नर है वही जो है हेल्प कर रहा है कोयल को, यानी फीमेल को। वो क्या करता है, कोयल को, मतलब कोयल बोल देती है कि तुम मेरा घोंसला बना दो, और वो अपना जो है घोंसला वो नहीं बनाती है, वो जो कौवे का घोंसला है उसी में अंडे देती है, ठीक है? और कौवा अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडों को भी देता है। अब देखिए यहाँ पर कौवा जो है अपना तो अंडा सेता ही है, प्लस कोयल का भी अंडा वो सेता है। ये सब चीजें देखिए, यहाँ पर कोयल के अंडों को भी सेता है, और कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, यानी पक्षियों में भी ये है कि मैं काम नहीं करूंगी, कौवा ही करेगा सारा काम। तो वो क्या करता है, वो बस कोयल जो है अंडे दे देती है, घोंसला बनाना यानी घर बनाने का काम कौवे का है, फिर बच्चों को पालना भी वो काम भी कौवे का है, तो वो काम कौवा करता है, यानी, और कोयल सिर्फ अंडे दे करके आराम करती है, ठीक है। अभी देखिए ये सब इतना है, एक वीडियो में तो हो नहीं पाएगा, फिर भी ट्राई करते हैं। 16 पर है हम लोग ना, कुछ कुछ पढ़ लेते हैं। ये क्या है, गिर राष्ट्रीय उद्यान, यानी ये कहाँ पर है, सबसे पहले तो आपका यही पूछा जाएगा कि ये कहाँ पर है, जो है गिर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये आपका है गुजरात में, गिर से गौ से क्या हो गया, गुजरात हो गया। और गिर वन संरक्षित क्षेत्र की स्थापना 1913 में हुई थी। कब हुई थी, 1913 में गिर वन संरक्षित क्षेत्र की स्थापना 1913 में हुई थी। एशियाई सिंहों के बीच बचे हुए सबसे बड़े समूह को संरक्षण प्रदान करने के लिए की गई थी, यानी यहाँ पर कौन से सिंह रहते हैं, एशियाई सिंह कहाँ रहते हैं, ये आपके और भी किसी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है। तो 1913 में इसकी स्थापना हुई थी, एशियाई सिंहों के बचे हुए सबसे बड़े समूह को संरक्षित या संरक्षण प्रदान करने के लिए की गई थी। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षित क्षेत्र है, जो एशियाई बब्बर शेर के लिए विश्व प्रसिद्ध है, यानी यहाँ पर कौन सा शेर रहता है, यहाँ पर बब्बर शेर रहता है, और इसके लिए वो विश्व प्रसिद्ध है, यानी गिर वन राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षित क्षेत्र है, 1913 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर है, तो ये गुजरात में है, ठीक है। बब्बर शेर के लिए ये फेमस है, ये बब्बर शेर लोगों के लिए संरक्षण प्रदान करने के लिए ये बनाया गया है। कहाँ पर है, तो गुजरात में है। कब स्थापना हुई थी, 1913 में हुई थी, ठीक है। बब्बर शेर के लिए ये बनाया गया, उनका संरक्षण करने के लिए ये बनाया गया, एशियाई सिंह के लिए, ठीक।
दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश में एक ये जो है पहला है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एवं समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है। यह राष्ट्रीय उद्यान बाघों और बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। यानी जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है उसमें क्या क्या है, तो बाघ है और बारहसिंगा है। ठीक है, ये कहाँ पर है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है डायरेक्टली आपसे पूछेगा, ये यूपी में है। ठीक है, दुधवा नेशनल, ये नेशनल पार्क है, कहाँ पर है, तो यूपी में है। ठीक है, कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश। ठीक, और ये किसके लिए, यहाँ पर बहुत ज्यादा जैव विविधता है, और यह राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए फेमस है, बाघों के लिए फेमस है और बारहसिंगा के लिए फेमस है। ठीक है, बाघों के लिए फेमस है और बारहसिंगा के लिए। बाघों के लिए और बारहसिंगा के लिए। बाघों के लिए और बारहसिंगा कहाँ पर है ये, तो यूपी में है। ठीक है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में किस चीज के लिए फेमस है, तो बारहसिंगा के लिए फेमस है, और जैव विविधता भी यहाँ पर है, और उद्यान बाघों के लिए फेमस है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक में है, और यह भारत का सबसे बड़ा जीव मंडल रिजर्व है। भारत का जो सबसे बड़ा जीव मंडल रिजर्व है वो कौन सा है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। यानी यह भारत का सबसे बड़ा जीव मंडल, ऐसे आपसे प्रश्न में पूछा जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा जीव मंडल रिजर्व कौन सा है, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक है। अगला क्या है, रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक के बारे में क्या है, ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पेड़ पाया जाता है जिसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे हम लोगों को वहाँ लिप्टस दिखता है ना, बहुत लंबा होता है, लेकिन इसके पत्ते देखिए, रेगिस्तानी ओक के जो पत्ते हैं वो अलग हैं। ठीक है, और जो हम लोगों का लिप्टस होता है उसका जो पत्ता होता है वो ऐसे ऐसे होता है, और इसका पत्ता ऐसे नहीं होता है। रेगिस्तानी ओक का ये पेड़ है, आप लोग देख सकते हैं। और ये जो कहाँ पाया जाता है, तो ये आपसे पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पेड़ पाया जाता है जिसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट, यानी इसकी ऊंचाई कितनी होती है, 11 से 12 फीट होती है। इसकी पत्तियां बहुत कम होती हैं। इसकी जड़ें जमीन के अंदर 250 से 300 फीट तक जाती हैं। यानी इसकी जो जड़ें हैं, ये भी पेपर में पूछा गया था कि इसकी जड़ें कितने फीट तक जाती हैं, तो 250 से 300 फीट तक जाती हैं रेगिस्तानी ओक की। ठीक, जब तक पानी नहीं पहुंच जाए पेड़ के तने में जमा होता रहता है। यानी जो है पेड़ का जो 250 से 300 फीट तक जाती है, जब तक पानी तक ना पहुंच जाए ये पानी पेड़ के तने में जमा होता है। यानी जान जो रेगिस्तानी ओक है वो क्या है, 250 से 300 फीट, और वो नीचे तक जाता रहता है। जब वहां पे वो पानी उसको मिल जाता है जमीन के अंदर कई सौ फीट नीचे, तब जो है जाके वो रुकता है। ठीक, और इसकी ये विशेषता है कि जब पानी इसको मिलता है तो वो पेड़ के अंदर जो है पानी को तने के अंदर वो जमा करते रहता है। ठीक है, तो जब तक पानी नहीं मिल जाता है ये ऐसे चलते जाता है, चलते जाता है, इसकी जड़ें अंदर तक चलती जाती हैं 250 से 300 फीट। ठीक है, नीचे तक ये जाती हैं। इसकी लंबाई क्या होती है, 11 से 14 फीट। कहाँ पाया जाता है रेगिस्तानी ओक, तो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, और जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता है या पानी की कमी पड़ जाती है तो वहां के लोग तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। देखिए अब कितनी ये अच्छी बात है कि अगर जब कभी पानी नहीं मिलता है तो लोगों को पानी की आवश्यकता पड़ती ही है। तो इसकी जो तना है, रेगिस्तानी ओक का जो तना है वो अपने अंदर पानी इकट्ठा किया रहता है। तो लोग क्या करते हैं, इसके अंदर से जो है पेड़ के अंदर पतला पाइप मान लीजिए यहाँ पे लगा दिया, पतला पाइप, और यहाँ से जो है वो लोग पानी निकाल लेते हैं। ठीक, अब ये कितने काम का पेड़ है कि जहाँ पर पानी नहीं है, अगर ये पेड़ है जो कि रेगिस्तान में उगता भी है, इसकी जड़ें अंदर तक जाती रहती हैं, और ये जब पानी मिलता है तो उसको तनों के अंदर भेजती रहती है। और जिन लोगों को जरूरत रहती है जब पानी की, कहीं और अगर मान लीजिए पानी नहीं उपलब्ध है, इस पेड़ से ही निकाल लेते हैं। ठीक,
अगला है जंगल के बारे में। ठीक है, कितना है आप लोगों का, स्लाइड देख लेते हैं। तो ज़्यादा है, ये सब तो कम है, जल्दी जल्दी हम लोग कर लेते हैं। वेजिटेबल्स, ये जंगलों के बारे में है। ठीक है, जंगल क्या होता है? जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं कृषिगत भूमि एरेबल लैंड कहलाती है। यानी जहाँ पर कृषि की जाती है वहाँ पर हम लोग इसको क्या कहते हैं? कृषिगत भूमि कहते हैं। एक ही प्रकार की फसल उगाने से, कई केमिकल्स को यूज करने से जमीन बंजर हो जाता है। यानी बहुत ज्यादा जब खाद डाला जाता है, केमिकल डाला जाता है जमीन में, वो जमीन क्या होता है? बंजर हो जाता है। ठीक है, और एग्रीकल्चर मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला है। इसे खेती भी कहते हैं। यानी एग्रीकल्चर क्या होता है? कृषि क्या होता है? यही होता है ना, खेतों की जुताई होती है, बुआई होती है, फिर उसका हार्वेस्टिंग होता है, फिर हम अपने घर लाते हैं। तो आटा है तो गेहूं है तो आटा बनवाते हैं, फिर उसकी रोटी बना के खाते हैं। चावल है तो चावल की कुटाई होती है, हार्वेस्टिंग कर लेने के बाद उसको चावल बनाते हैं। और हर जगह जैसे कि साउथ वाले जो है चावल कम, इडली डोसा ये सब ज़्यादा खाते हैं, चावल से बनी हुई चीज़ें पकवान जो है वो लोग ज़्यादा खाते हैं। तो जो कृषि होती है उसमें केमिकल और फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा यूज करने से क्या होता है? भूमि जो है बंजर कहलाती है। और जो कृषिगत भूमि होती है एरेबल लैंड उसे कहते हैं। एग्रीकल्चर में क्या क्या आता है? तो मृदा की जुताई आती है, फसलों को उगाना आता है, पशुपालन का विज्ञान एवं कला है। यानी यहाँ जो लोग कृषि करते हैं अक्सर वो लोग देखते होंगे आप लोग कहीं कहीं पशुपालन भी करते हैं, और यह एक विज्ञान भी है और कला भी है। सेरीकल्चर किसे कहते हैं? सेरीकल्चर मतलब क्या होता है? रेशम उत्पादन। रेशम उत्पादन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सेरीकल्चर कहते हैं। क्या होता है? रेशम के कीट, यानी जो रेशम का साड़ी या फिर रेशम के कोई भी कपड़े आप पहनते हैं ना सिल्क के, तो वो कीड़ों को मार करके लाखों करोड़ों कीड़ों को उत्पादन किया जाता है उनको। फिर बहुत सारी चीजें की जाती हैं, उसको गर्म पानी में उसको डाल दिया जाता है उबालने के लिए। ठीक है, उससे जो उसका लार्वा लार्वा से जो बनता है, उसका जो धागा बनता है वो कई मीटर तक लंबा हो सकता है। बहुत पतला रेशम सिल्क जब का जो धागा होता है बहुत पतला होता है, कई मीटर, 1-8 किलोमीटर तक वो जा सकता है। तो इससे अब कितना नुकसान हो रहा है कि जो रेशम के कीड़े हैं उनको पैदा किया जा रहा है, फिर उनको मारा जा रहा है, गरम पानी में उनको ऐसे ही डाल दिया जाता है, जिससे कि जो धागा है वो अलग हो जाए, जो लार्वा है वो अलग हो जाए। ठीक है, इसके में जो है सेरीकल्चर होता है रेशम उत्पादन के लिए। और पिसीकल्चर क्या होता है? वो मत्स्य पालन होता है, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन। तो मत्स्य पालन मछली का पालन होता है, उसको संस्कृत में मत्स्य बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पिसीकल्चर बोलते हैं। और विटीकल्चर क्या होता है? द्राक्षा कृषि, यानी अंगूरों की खेती को विटीकल्चर कहते हैं। अंगूरों की खेती खेती को क्या कहते हैं? विटीकल्चर कहते हैं। और रेशम उत्पादन को हम लोग सेरीकल्चर कहते हैं। पिसीकल्चर मत्स्य पालन को कहते हैं, विटीकल्चर अंगूरों की खेती को कहते हैं। ठीक है, हार्टिकल्चर क्या है? उद्यान कृषि, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना। यानी जब हम सब्जी उगाते हैं बड़े लेवल पर, यानी बेचने के लेवल पर, तो बिजनेस के पर्पज से जब सब्जी उगाते हैं, फल उगाते हैं, और क्या करते हैं? सब्जी, फूल, हाँ फूल भी इसके अंदर आ जाए, फूल, फल और सब्जी, ये किसके अंतर्गत आता है? तो हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये हमारा हो गया फॉरेस्ट, जंगल, उससे संबंधित कुछ खेती, इसको क्या कहते हैं? चार, ये हो गया आप लोगों का, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है? वेजिटेबल्स। अधिकतर सब्जियां पौधे के फूल होती हैं और कुछ सब्जियां पौधों का फल भी होती हैं। लोहा, गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियों में मिलता है। यानी हमें आयरन कहाँ मिलता है? जो आयरन होता है वो हमें, मान लीजिए पालक में मिलता है, यहाँ पर गुड़ दिया हुआ है, आंवला दिया हुआ है, हरे पत्तेदार सब्जियों में क्या क्या आ जाएगा? पालक में आयरन मिलता है, सबको मालूम ही होगा। पालक, चौलाई, गाजर, ये सारी चीजें, जैसे कि आयरन जो होता है उसमें गुड़ खाएंगे आप, आंवला खाएंगे, हरी पत्तीदार सब्जियां खाएंगे, इसमें जो है आपको आयरन मिलेगा। और गाजर में क्या मिलता है? तो विटामिन ए मिलता है। ठीक है, ये हो गया हमारा फूल। और कुछ कुछ फूल होते हैं, कुछ तने भी होते हैं, जैसे कि हल्दी हो गया, आलू हो गया, प्याज हो गया, ये सब तना होता है, ये जड़ नहीं होता है। ठीक है, आपसे पूछ, विदेश से आने वाली कौन कौन सी सब्जियां हैं? तो हरी मिर्च, टमाटर, आलू आया साउथ अमेरिका से। ये जो हरी मिर्च है, टमाटर है, आलू है, वो कहाँ से आया है? तो साउथ अमेरिका से आया है। ठीक है,
गोभी कहाँ से आया है? तो गोभी और मटर कहाँ से आया है? यूरोप से आया है। ये भी आपके पेपर में पूछा जाता है। कॉफी, बीन्स और भिंडी अफ्रीका से आई है। कॉफी, बीन्स और भिंडी अफ्रीका से आई है। सोयाबीन कहाँ से आया है? चीन से आया है। ठीक है, ये आपको याद करना। हरी मिर्च, टमाटर, हरी मिर्च, टमाटर, आलू कहाँ से है? साउथ अमेरिका से है। ये पूछा जाएगा, या फिर आपको वो दे देगा मिलान करने वाला कि कौन सी चीजें कहाँ से आई हैं। कौन सी चीजें पुर्तगाल से आई हैं, साउथ अमेरिका से आई हैं। तो हरी मिर्च, टमाटर, आलू साउथ अमेरिका से। गोभी, ये पुर्तगाल से नहीं आया। आलू आप लोग सोच रहे होंगे पुर्तगाली, तो पुर्तगाल से नहीं आया। वो वर्ड हो सकता है पुर्तगाल का हो, लेकिन जो उत्पादन उसका हुआ है वो कहाँ से लोगों ने सीखा है, कहाँ से आया है? तो हरी मिर्च, टमाटर, आलू साउथ अमेरिका से आया है। गोभी और मटर यूरोप से। कॉफी, बीन्स और भिंडी कहाँ से आया है? अफ्रीका से आया है। यानी कुछ भी हम लग रहा है हमारे देश से, तो लग रहा है ही नहीं। सोयाबीन कहाँ से? तो ये सारी चीजें जो है चीन से ही आ सकती हैं। अगला क्या है? क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल के बिना प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता है। यानी क्लोरोफिल क्या होता है? इससे ही जो है हरे पत्ते होते हैं। ये जो है वर्णक है, या पौधों को उनका हरा रंग प्रदान करता है। ठीक है, से जो है प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो। यह पृथ्वी पर ऑक्सीजन के उत्पादन में, यानी पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं, उसे पेड़ पौधे लेते हैं। और जो पेड़ पौधे हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, यानी उल्टा होता है। तो जो पेड़ पौधे होते हैं वही ऑक्सीजन देते हैं और उसी का हम लोग ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस का ये काम होता है। क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। अगला क्या है? यदि पौधों में क्लोरोफिल नष्ट हो जाए तो पौधा पीला या सफेद दिखने लगता है, भोजन बनाना बंद कर देता है। यानी कुछ पौधे होते हैं ना, सूख जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं, वो भोजन बनाना बंद कर देता है। ये आपका वैज्ञानिक तथ्य है। अगला क्या है? क्लोरोफिल पौधे की हरी पत्तियों में पाया जाने वाला हरा वर्णक यानी ग्रीन पिगमेंट है, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। ठीक है, अगला इसका रंग हरा होता है। स्थान क्या होता है? तो क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। इट्स ग्रीन, और ये हरा होता है। क्लोरोफिल पाया कहाँ जाता है? क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर उसे रासायनिक ऊर्जा केमिकल एनर्जी में बदलने में सहायता करता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक होता है। ये हम लोगों का आज का टॉपिक जो है इन्वायरमेंट का, वो हो चुका है। एक स्लाइड और भी है। मुख्य प्रकार, यानी क्लोरोफिल के कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो प्रकार ये ए है, क्लोरोफिल ए है। ठीक है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, इसके अलावा क्लोरोफिल सी, डी, ई भी कुछ शैवालों में पाए जाते हैं। क्लोरोफिल ए कहाँ पाया जाता है? सभी प्रकाश संश्लेषी जीवों में पाया जाता है, यानी ए सब में पाया जाता है। बी कहाँ पाया जाता है? केवल पौधे और हरे शैवालों में पाया जाता है। ठीक, और इसके अलावा क्लोरोफिल सी, डी भी कुछ शैवालों में पाए जाते हैं। ये मेन टाइप इसका था, यानी बहुत डिटेल में हम लोग क्लोरोफिल को पढ़ चुके हैं। हमारा जो है आज ईवीएस का बहुत बड़ा मैराथन हो चुका है, और अच्छे से आप लोग देखिए, पूरा वीडियो देखिए, वीडियो शेयर करिए। ऐसा कंटेंट आपको हो सकता है कहीं यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, तो आप इससे नोट्स भी बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, लाइक करिए, शेयर करिए। जो भी टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है सी टेट या यूपी टेट से संबंधित, वो सब कुछ आप कमेंट कर सकते हैं। और मैथ रीजनिंग की भी क्लासेस इस चैनल पर चल रही हैं। पेडागोजी का जो प्रैक्टिस सेट है, जीन पियाजे की थियरी पढ़ चुकी है, आगे हम लोग स्किनर या पावलोव की थियरी डिस्कस करेंगे। और ईवीएस का ये आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, इसको देखिए और लाइक करिए और कमेंट करिए आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। थैंक यू सो मच।